अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत के साथ हूँ। आज हम इंग्लिश की क्लास नहीं कर रहे, आज हम केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि केमिस्ट्री में स्टार्ट करूँ, मगर वो इंग्लिश का जो हमारा चल रहा था टॉपिक टेंसेस का, तो मैं उसके ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही थी कि वो ख़त्म हो जाता है तो फिर हमारा फोकस जो है वो बाकी सब्जेक्ट पे स्टार्ट हो। तो यहाँ पे जो सबसे पहले केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले जो एक चीज़ मैं दिखाना चाह रही थी वो ये था कि मॉडल पेपर हम देख लें केमिस्ट्री का, कि कितने सेक्शंस पे बेस्ड है मॉडल पेपर और हर सेक्शन में किस हिसाब से मार्क डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि हमें अपने सब्जेक्ट की किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो इसमें हमारे केमिस्ट्री पेपर में टोटल हमारे पास 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। ठीक है, सेक्शन ए जो है उसके अंदर 12 मल्टीपल चॉइस यानी एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं और ये एमसीक्यूज़ 12 मार्क्स के हैं, यानी कि एक एमसीक्यू जो है वो 1 मार्क का है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन बी जो है उसके अंदर 15 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जिसके अंदर से 10 के आंसर्स हमें देने हैं। और सेक्शन सी जो है वो 5 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, जिसके अंदर हमें 3 क्वेश्चंस को आंसर करना है। ठीक है, तो सेक्शन बी देख लेते हैं। सेक्शन बी में हमें ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें से हमें 10 क्वेश्चंस करने हैं और ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। ठीक है, तो 3 10 30 हो गया। तो ये क्वेश्चंस हैं हमारे। और डिस्क्रिप्टिव में हमारे पास जो है टोटल हमें 3 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं और ईच क्वेश्चन कैरी 6 मार्क्स। इट मीन्स कि 18 मार्क्स का हमारा डिस्क्रिप्टिव यानी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का सेक्शन है। ठीक है, अच्छा, ये दिखाने का जो मेरा एक मोटिव था मेन, वो ये था कि स्टूडेंट को अंदाज़ा हो जाए कि उसका पेपर किस पे बेस कर रहा है, यानी कि डिस्क्रिप्टिव पे बेस कर रहा है या फिर शॉर्ट पे बेस कर रहा है। तो अगर हम देखें ना, तो हमारा क्वेश्चन जो है ये जो पेपर है हमारा क्वेश्चन पेपर, वो हमारा बेसिकली शॉर्ट पे और एमसीक्यूज़ पे बेस्ड कर रहा है। अब देखें, एमसीक्यूज़ 12 मार्क्स का है और शॉर्ट हमारे 30 मार्क्स का है, यानी 42 मार्क्स का जो है ना, ये हमारा सिर्फ ये 2 चीज़ें मिला के बन रही हैं। तो इसका मैं इसलिए बताना चाह रही थी क्योंकि जब पेपर इस तरह से होता है ना, एमसीक्यूज़ बेस्ड होता है या फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बेस्ड होते हैं, तो इसमें फिर हम क्या करते हैं कि बुक रीडिंग को इम्पोर्टेंस देते हैं। ठीक है, बुक रीडिंग जो है वो हमारा जो है वो मेन ऑब्जेक्टिव बनता है। तो बुक रीडिंग का फ़ायदा ये होता है कि अब जैसे हमने बुक रीडिंग अच्छे से कर ली है, एक एक लाइन उसकी समझ ली है हर चैप्टर की, तो उसमें अब अगर पेपर के अंदर कोई भी एमसीक्यू आ जाता है या कोई भी रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, तो स्टूडेंट जो है वो इजीली उसको सॉल्व कर लेता है। खुद अभी प्रीवियस क्लास की जो मेरी स्टूडेंट्स गई हैं मैट्रिक की, तो उन्होंने मुझसे यही आके कहा, आई थी जब पेपर देके तो माशाल्लाह बहुत खुश थी और वो यही कह रही थी कि मिस हम लोग इस बहुत ज़्यादा खुश हैं इस वजह से, क्योंकि जो है वो एक रीज़न इस तरह से आया था जो कि ना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में था और ना ही किसी और पेपर में था, और हमने उसको जैसे प्रीलियम वगैरह किसी भी प्रीलियम के पेपर में भी नहीं था। तो वो आपने बुक रीडिंग में हमें वो रीज़न समझाया था, फ़िज़िक्स का था वो। तो वो रीज़न आपने समझाया था, इसका जो साउंड चैप्टर है ना उसका था रीज़न। तो वो रीज़न आपने समझाया था, वो रीज़न जो है ना हमारा आ गया और अक्सर लड़कियां उसमें फंस गई थीं और हम लोगों ने वो आराम से सॉल्व कर लिया, क्योंकि उसके जो बाकी चीज़ें थी वो उनको आती थी। तो वो बहुत ज़्यादा इस बात पर बहुत खुश थी कि वो रीज़न हमने सॉल्व कर लिया, क्योंकि मेजॉरिटी जो थी गर्ल्स उनका वो रीज़न छूट गया था। तो इस वजह से जो अब हमारा जो पढ़ाई का जो वे होगा ना, वो बेसिकली रीडिंग बेस्ड होगा, तो उसके हिसाब से फिर हम रीड करेंगे। ठीक है, चलें बुक की तरफ चलते हैं। अब हमने पेपर देख लिया है, अब हम बुक की तरफ चलते हैं। तो ये मेरे ख्याल से कोई ऐड आ गया है इसमें ना, थोड़ा सा टाइम ले लेता है। ठीक है, अच्छा, ये हमारी है द टेक्स्ट बुक ऑफ केमिस्ट्री और फॉर ग्रेड 9। ठीक है, ठीक है, इसके टोटल चैप्टर्स हमारे पास 8 चैप्टर्स हैं। तो उसमें हम फर्स्ट चैप्टर को अभी पिक करते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। अब देखें, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री जो है ना, जो मेजर कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर में हमें मिलेंगे वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और केमिस्ट्री का,
और ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को हम डिस्कस करेंगे, बेसिक डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे, केमिकल स्पीशीज़ क्या चीज़ होते हैं, केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस कैसे होगी, मोल एंड एवोगाड्रोस नंबर एंड केमिकल कैलकुलेशंस। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं हम मेजर कॉन्सेप्ट्स हमारे जो हमें मिलेंगे इस चैप्टर की रीडिंग के बाद, वो ये मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स यानी SLOs जो हैं, हमें क्या क्या मिलेगा, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था केमिस्ट्री का। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मींस के किसने जो है कौन से सब्जेक्ट को जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया, या किसने कौन से केमिकल को इंट्रोड्यूस किया, ये सारी चीज़ें जो बेसिक केमिकल्स हैं उसको किसने इंट्रोड्यूस किया, या बुक्स हैं रेफरेंस टू केमिस्ट्री, वो बुक्स के बारे में। तो ये सारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है। ठीक है, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, मुस्लिम साइंटिस्ट की कॉन्ट्रीब्यूशंस वगैरह पढ़ेंगे, केमिस्ट्री की डेफिनेशन, इट्स इम्पॉर्टेंस इन डेली लाइफ, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ जो है डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, और फिर डिफ्रेंशिएशंस पढ़ेंगे बिटवीन मेन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, क्या डिफरेंस है, जैसे फॉर एग्जांपल एनालिटिकल केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री में क्या डिफरेंस है, इस तरीके से। डिस्टिंग्विश बिटवीन मैटर एंड अ सब्सटेंस, मैटर क्या चीज़ है और सब्सटेंस क्या चीज़ है, इसके बारे में हमें थोड़ा सा डिफरेंस पता चलना चाहिए। आमतौर से जो जनरल स्टूडेंट्स होते हैं वो मैटर और सब्सटेंस को एक ही चीज़ कंसिडर करते हैं। ठीक है, डिफाइन आयंस, मॉलिकुलर आयंस, फॉर्मूला यूनिट्स एंड फ्री रेडिकल्स, डिफाइन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। डिफ्रेंशिएशन बिटवीन एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर क्या क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या चीज़ है। ठीक है, उसके बारे में एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिकुलर फार्मूला में क्या डिफरेंस है, एटम्स और आयंस को हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स मॉलिकुलर आयंस को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, आयंस क्या चीज़ है, फ्री रेडिकल्स क्या चीज़ है। आमतौर से जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फ्री रेडिकल्स और आयंस को एक ही चीज़ कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे कि बेसिकली क्या है। क्लासीफाई द केमिकल स्पीशीज़ फ्रॉम द गिवन एग्जांपल्स, केमिकल स्पीशीज़ को एग्जांपल्स के ज़रिए हम क्लासीफाई करेंगे, केमिकल स्पीशीज़ क्या चीज़ हैं और उसको किस तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। रिलेट ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिकुलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास टू मोल। ठीक है, ग्राम इन सब की डेफिनेशंस के साथ साथ इसका मोल से क्या रिलेशन है, इन सब का और डिस्कशन होगी। Describe that how Avogadro's number is related to mole of any substance. Avogadro's number की definition और वो किस तरीके से relate करता है मोल से, वो हम डिस्कस करेंगे। Identify the chemical equation in terms of moles. ठीक है, मोल्स की टर्म में केमिकल इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना है। कैलकुलेशन विद बैलेंस इक्वेशन यूजिंग मोल रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स मासेस, न्यूमेरिकल्स वगैरह आ जाएंगे इसके अंदर। और डिस्टिंग्विश द टर्म ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिकुलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास। ठीक है, इनकी डिफरेंस आ जाएंगी। और चेंज एटॉमिक मास, मॉलिकुलर मास एंड फार्मूला इनटू ग्राम मास, ग्राम मॉलिकुलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास। ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं जो हमारी लर्निंग आउटकम्स होंगी वो क्या हैं, तो वो हमने देख ली हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। ठीक है, इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि मैं सबसे जो जिस पे फोकस करती हूँ, रीडिंग पे फोकस करती हूँ। तो मैं अपने जितने ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको यही बात कहती हूँ कि जब मेरा लेक्चर आप सुन रहे हों यूट्यूब पर या मेरा लाइव लेक्चर ले रहे हों, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपनी बुक खोल के आप बैठें। ठीक है, या आपके पास अगर PDF में है बुक तो PDF में खोल के बैठ जाएं। और उसके बाद जब मैं रीडिंग करूं तो मेरी रीडिंग के साथ साथ अपने बुक के अंदर आप देखते रहें कि मैं कहाँ पे रीड कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो वो एक्सप्लेनेशन को फिर उसमें जो भी पॉइंट आपको लगता है कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट है तो वो उसको अपने नोट डाउन कर लें। ठीक है, अच्छा, रीडिंग का मैंने पहले ही बता दिया कि रीडिंग का बेसिकली मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि रीडिंग जितनी ज़्यादा रीडिंग स्ट्रॉन्ग होगी, रीडिंग पे जितना ज़्यादा फोकस होगा उतना ज़्यादा हमारे MCQs स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, उतना ज़्यादा हम रीजंस के आंसर्स दे सकेंगे और उतना ज़्यादा शॉर्ट आंसर्स को हम ईज़िली सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है ना, तो चलें स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। As we know that word science comes from Latin word scientia,
which means knowledge. This knowledge is based on hypothesis, observation and experiments of universal science. ठीक है, अब जैसे हमें पता है कि साइंस जो है लैटिन वर्ड साइंशिया और साइंटिया भी कह सकते हैं, विच मीन्स जिसका मतलब है नॉलेज, लैटिन वर्ड से निकला है, कंप्राइज हुआ है। और ये जो नॉलेज है ये बेसिकली बेस्ड है हाइपोथेसिस पर, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल साइंसेस। हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। और वैसे थोड़ा बहुत जो जनरली मैं आपको बता देती हूँ कि एक थोड़ा सा एक आउटलाइन दे देते हैं इसकी। और वो ये है कि भाई जैसे कि जो इंटेलिजेंट साइंटिस्ट होते हैं वो किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, तो ऑब्ज़र्व करने के बाद जो है वो उसके बारे में एक हाइपोथेसिस देते हैं कि भाई इस तरीके से हमने ऑब्ज़र्वेशन की है, और फिर उसको वो प्रूफ करते हैं कि ये जो हमने हाइपोथेसिस दिया है या जो हमने ऑब्ज़र्वेशन की है वो एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए प्रूफ करते हैं कि ईदर के वो सही है या गलत है। ठीक है ना। इन दिस यूनिवर्सल साइंसेस, तो बहुत ज़्यादा जो है ना बाजों का बहुत ज़्यादा ज़ोर है आजकल। चलें जी। इन दिस यूनिवर्सल साइंसेस केमिस्ट्री प्योरली डील्स विद द मैटर विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। अब ये जो यूनिवर्सल साइंसेस है उसमें जो केमिस्ट्री है वो प्योरली डील करती है विद द मैटर विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, मैटर से डील करती है। और मैटर क्या है? हर वो चीज़ जिसका मास है और जो जगह घेरता है। ठीक है, यानी कि उसका कुछ वज़न है और वो जगह घेर रहा है तो वो मैटर है। यानी कि मैटर की जो स्टडी है, मैटर की जो प्रॉपर्टीज़ है, मैटर के जो केमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ है, इन सब को हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, किस तरीके से अब मैटर जो है वो हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, फिर भी एक दफ़ा हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि मैटर हम पढ़ते हैं कि भाई 3 टाइप्स ऑफ मैटर होते हैं। एक हमारे पास जो है वो सॉलिड फॉर्म होता है, एक लिक्विड फॉर्म होता है, गैस होता है, और आजकल एक प्लाज्मा भी पढ़ाया जा रहा है जो गैस से ऊपर की है। ठीक है, तो अब मैटर क्या चीज़ है कि हर वो चीज़ जो कि कोई वज़न रखती हो और जो जगह घेरती हो उसको हम मैटर कहते हैं। यानी एनीथिंग विच हैव वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस या एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ नोन एज मैटर। तो मैटर की जो स्टडी होती है, थॉरली स्टडी हम केमिस्ट्री की ब्रांच में करते हैं। इवन फ्रॉम द टेबल सॉल्ट वी यूज़ इन कुकिंग to electrochemical interaction of our human brain show the differences of substance because of the composition, structure, properties and interaction of matter। कह रहे हैं कि टेबल सॉल्ट से हम उठा लें जो कि कॉमन जो है वो केमिकल है जो हम यूज़ करते हैं NaCl, जिसका फॉर्मूला है सोडियम क्लोराइड। तो ये हमारा टेबल सॉल्ट है जिसको हम कुकिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो वहाँ से एक छोटी सी चीज़ से हम उठा लें और उसके बाद जो इलेक्ट्रोकेमिकल इंट्रैक्शंस हैं, जो इलेक्ट्रोकेमिकल इंट्रैक्शंस यानी कि जो एक वो कांटेक्ट है ऑफ आवर ह्यूमन ब्रेन जो कि हमारी ह्यूमन ब्रेन में है। ठीक है, तो ये बताता है शो द डिफरेंसेस ऑफ सब्सटेंस बिकॉज ऑफ द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड इंट्रैक्शन ऑफ मैटर। तो ये सब्सटेंसेस के जो है वो डिफरेंसेस बताता है। क्यों बताता है, कैसे बताता है? उसकी कंपोजिशन डिफरेंट है, उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है और उनका इंट्रैक्शन ऑफ मैटर जो है वो भी डिफरेंट है। ठीक है, अगर किसी चीज़ की कंपोजिशन में जो है वो और चीज़ें होती हैं, किसी की और चीज़ होती है, किसी का स्ट्रक्चर जो होता है वो क्रिस्टलाइन होता है तो किसी का स्ट्रक्चर एमॉर्फस होता है, किसी की प्रॉपर्टीज़ कुछ होती है, कोई सॉल्युबल होता है इन वाटर, कोई नॉन सॉल्युबल होता है इन वाटर। तो ये सब चीज़ें जो है, ये सब चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे? केमिस्ट्री की ब्रांच में पढ़ेंगे। The matter is undergoing changes continuously in nature as rusting of iron, evaporation of spirit, and burning of coal are examples of reaction in which new substance are formed and energy is absorbed or released। अब कह रहे हैं कि मैटर जो है वो कंटिन्यूसली हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे नेचर में चेंजेस होती हैं उसमें। किस तरीके से? अब जैसे अगर हम आयरन को यानी लोहे को जो है मॉइस्चर में छोड़ दें, ठीक है, अब ज़ाहिर सी बात है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके अंदर मॉइस्चर है मौजूद, जिसकी वजह से आयरन यानी लोहे के ऊपर जंग जमता है, तो ये जंग को हम रस्टिंग कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से स्पिरिट है, तो स्पिरिट जैसे नेल पॉलिश रिमूवर है, वो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा सबको
नेल पॉलिश रिमूवर या स्पिरिट, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसको अगर हम खुला छोड़ दें तो वो फ़ौरन इवेपोरेट हो जाती हैं। ठीक है, इसी तरीके से जब हम कोयला जलाते हैं तो वो जलता है। तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं ना, ये सब चीज़ें, ये एक मतलब मैटर के अंदर चेंजेस हो रही हैं। ठीक है, अभी चेंजेस हो रही हैं, तो ये सब चेंजेस जो हो रही हैं वो एक रिएक्शन हो रहा है। तो आर एग्जाम्पल्स ऑफ रिएक्शन इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। और ये जो रिएक्शंस हो रहे हैं इसके अंदर क्या होता है, रिजल्ट एज अ रिजल्ट न्यू सब्सटेंस जो है वो बन रहे हैं, और एनर्जी यानी तो एब्जॉर्ब्ड हो रही है या तो एनर्जी रिलीज हो रही है। अगर एनर्जी जो है एब्जॉर्ब्ड हो रही है सिस्टम में, तो हम कहेंगे भाई एंडोथर्मिक है, यानी एंडो मीन्स यानी अंदर, यानी कि जो है वो, और थर्म जो है उसको हीट को कहते हैं। तो एनर्जी अंदर ही अंदर एब्जॉर्ब हो रही है तो उसको एंडोथर्मिक बोलेंगे। और जब एक्सोथर्मिक की बात आएगी तो एक्सो मीन्स आउटसाइड, और उसके बाद जो है वो थर्म मीन्स हीट। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे अभी, मैं हल्का सा थोड़ा बहुत एक इंट्रो दे रही हूँ उसका। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं हमारे एनवायरनमेंट में, जो रिएक्शंस हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, और उसके नतीजे में न्यू सब्सटेंस जो हैं बन रहे हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हो रही है, रिलीज्ड हो रही है। तो ये सब चीज़ें मैटर के अंदर कॉन्टीन्यूसली हो रही है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर डिफरेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। और ये सब चीज़ें जो हैं वो जो हो रही हैं, यानी कि हर मैटर के अंदर एक अलग चेंज हो रहा है या एक अलग रिएक्शन शो हो रहा है। तो इस वजह से, क्योंकि उनके अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं वो डिफरेंट हैं। ठीक है ना, हर मैटर, हर दूसरा मैटर एक अलग रिएक्शन शो कर रहा है। तो ये सब चीज़ें उनकी जो कॉम्पोजिशन है उसके डिफरेंस की वजह से है। विच आर डिफरेंट बाई मीन्स ऑफ कॉम्पोजिशन, प्रॉपर्टीज़, इंटरेक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। तो कह रहे हैं अब ये जो डिफरेंस आ रहा है वो कॉम्पोजिशन का भी हो सकता है, स्ट्रक्चर्स का भी हो सकता है, प्रॉपर्टीज़ का भी हो सकता है, इंट्रैक्शन का भी हो सकता है। ठीक है, इंट्रैक्शन का मतलब होता है जो उनके दरमियान एक ताल्लुक़ है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सॉलिड को उठा लें, तो सॉलिड के अंदर जो उसके पार्टिकल्स होते हैं उनके दरमियान बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है। जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस होती हैं, उनकी इंट्रैक्शंस होती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सॉलिड को जो है वो आपको, मतलब सॉलिड को हम आराम से अपने हाथ में पकड़ सकते हैं। उसका एक शेप होता है, डेफिनेट शेप होता है, बिकॉज ऑफ इज स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस बिटवीन पार्टिकल्स। तो उसको, जाहिर सी बात है कि वो जब पार्टिकल्स इतने कॉम्पैक्ट एक दूसरे से होते हैं टाइटली, तो उसकी वजह से एक सॉलिड जो होता है वो हमें एक शेप देता है। ठीक है, उसको हम आराम से पकड़ सकते हैं। और जब हम लिक्विड की तरफ आते हैं तो लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस जो होती हैं बहुत एज़ कम्पेयर टू सॉलिड वीक होती हैं, जिसकी वजह से वो बहता हुआ नज़र आता है, हमें वो, उसको हम पकड़ नहीं सकते। ठीक है, और जब हम गैस की बात करते हैं तो उसके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस जो होती हैं वो एज़ कम्पेयर टू लिक्विड और बहुत कम होती हैं। मॉलिक्यूल्स बहुत फार अपार्ट होते हैं, जिसकी वजह से वो गैस जो है वो मतलब डिफ्यूजन का प्रोसेस शो करती है, और उसकी ज़ाहिर सी बात है प्रॉपर्टीज़ वगैरह हर चीज़ चेंज हो जाती है। तो ऐसी कॉम्पोजिशन है, प्रॉपर्टीज़ हैं, इंट्रैक्शंस हैं, स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, इनके दरमियान डिफरेंस आता है मैटर के अंदर। द केमिस्ट्स यूज़ केमिस्ट्री टू एक्सप्लेन अकरेंस एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स। केमिस्ट जो हैं वो केमिस्ट्री को यूज़ करते हैं ताकि वो किसी भी चीज़ के अकरेंस, यानी वो किस तरीके से मिली हमें, कहाँ से मिली, फिर उसको जब वो उनको मिल जाती है, उसकी अकरेंस पता चल जाती है, तो फिर उसको डिस्क्राइब करते हैं कि क्या चीज़ है। जैसे सल्फ़र है, डायमंड है। अब जैसे पहाड़ों में से जो है वो जो कोल है वो बहुत सालों के बाद जो है डायमंड की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो वो अब डायमंड मिला उसके ऊपर, उन्होंने ज़्यादा डायमंड और कोल में बहुत डिफरेंस है। कोल बिल्कुल जो है, कोयला जो होता है काला होता है और डिफरेंट चीज़ होती है बिल्कुल। और जब हम डायमंड की तरफ आते हैं तो वो तो बिल्कुल हार्डेस्ट फॉर्म होती है। ठीक है ना, और वो स्पार्कल कर रहा होता है और उसका मतलब एक अलग ही लुक होती है। तो अब ये सारी चीज़ें जो है उसको, उसकी अकरेंस पढ़ने के बाद, अकरेंस मीन्स कि वो चीज़ हमें कहाँ से मिली है। ठीक है, और फिर उसके बाद उसके बारे में पढ़ना कि वो उसको डिस्क्राइब करना। तो ये सारा काम जो है केमिस्ट करते हैं। दे इन्वेस्टिगेट मटेरियल एंड द इंट्रैक्शंस एंड प्रपोज थ्योरीज टू इल्यूमिनेट आर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम अ पार्टिकल टू गैलेक्सीज। अब जो केमिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी मटेरियल उनको मिलता है उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, फिर उसको अच्छी तरह स्टडी करने के बाद देखते हैं कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसमें इंट्रैक्शंस क्या हैं, और उसके बाद फिर वो मुख्तलिफ़
थ्योरीज़ देते हैं और थ्योरीज़ ले देते हैं और ताकि हमें वो बात अच्छी तरह समझ में आ जाए। इल्यूमिनेट आर अंडरस्टैंडिंग का मतलब है, इल्यूमिनेट मीन्स किसी चीज़ के ऊपर रोशनी डालना अच्छे से ना, तो वो इस तरीके से हमारी अंडरस्टैंडिंग को, हमारी समझ-बूझ को रोशन करते हैं कि हम पार्टिकल से जो स्टार्ट करते हैं और गैलेक्सीज़ तक को स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, तो बता रहे हैं कि छोटी चीज़ से हम स्टार्ट करते हैं और एक बहुत बड़ी चीज़ पे चले जाते हैं। तो ये सब जो है वो इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि जो केमिस्ट हैं ये सब चीज़ें स्टडी करके वो थ्योरीज़ प्रपोज़ कर रहे होते हैं और वो हमारे लिए आसानी पैदा कर रहे होते हैं हर चीज़ को अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत सारे एमसीक्यूज़ बन सकते हैं कि नंबर 1, साइंस कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड डैश। ठीक है, तो साइंशिया हो जाएगा, विच मीन्स डैश नॉलेज। ठीक है, दिस नॉलेज इज़ बेस्ड ऑन डैश डैश एंड डैश। ठीक है, हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल साइंस। अच्छा, उसके बाद केमिस्ट्री इज़ प्योरली डील्स विद द डैश ऑफ विद द डैश विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, तो डैश में आप मैटर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है फिर रीज़न आ सकता है इसके अंदर। रीज़न ये आ सकता है कि वाई डिफरेंट मैटर शोज़ डिफरेंट रिएक्शंस, ये डिफरेंट मैटर डिफरेंट रिएक्शंस क्यों शो करते हैं। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा ना कि आयरन जो है वो रस्ट उसको लगता है, या स्पिरिट इवेपरेट हो रहा है, या कोल जो है बर्न हो रहा है, तो इसका ये एक रीजनिंग क्वेश्चन बन सकता है कि डिफरेंट मैटर जो हैं वो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस क्यों शो करते हैं। ठीक है, वाई, बिकॉज ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर डिफरेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस विच आर डिफरेंट बाई मीन्स ऑफ कॉम्पोजिशन, प्रॉपर्टीज़, इंट्रैक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो अलग अलग सब्सटेंस है और वो अलग अलग क्यों हैं, क्योंकि वो उनकी कॉम्पोजिशन की वजह से, उनकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से, उनके इंट्रैक्शन की वजह से, या उनके स्ट्रक्चर ऑफ मैटर की वजह से वो डिफरेंट चीज़ें हैं, इसी वजह से वो डिफरेंटली बिहेव कर रही होती है। ठीक है, तो ये तो हमारा, ये हमने इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पेज अभी हमारा चल ही रहा है, तो इसके अंदर हमने जो पॉसिबल एमसीक्यूज़ थे वो भी हमने देख लिए और एक रीज़न जो था वो भी हमने देख लिया। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ केमिस्ट्री, ये आपके पास जो है उनका पीरियड या टाइमलाइन दिया हुआ है फर्स्ट कॉलम में। ठीक, सेकंड कॉलम नेम ऑफ साइंटिस्ट है, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस या इन्वेंशंस है, और ओरिजिन ऑफ साइंटिस्ट वो कहाँ का है। सही, नंबर 1, 384 टू 322 BC। ठीक है, तो ये बेसिकली 384 टू 322 जो इन्होंने लिखा हुआ है ये कुछ मिस्टेक है मेरे ख़्याल से, इसलिए क्योंकि पहले जो है ना वो डेट ऑफ डेथ होती है और डेट ऑफ बर्थ होती है, फिर डेट ऑफ डेथ होती है। तो ये जो इन्होंने 384 और 322 लिखा है ना, तो ये डेट ऑफ बर्थ जाहिर सी बात है 384 और डेट ऑफ डेथ 322 तो नहीं हो सकती, ये कुछ मिस्टेक है, ये मैं आपको फिर देख के बताऊंगी। ठीक है ना, ये सर्च करके मैं आपको बताती हूँ। नेम ऑफ साइंटिस्ट एरिस्टोटल। अब एरिस्टोटल की क्या कॉन्ट्रीब्यूशन थी, प्रपोज्ड आइडिया ऑफ अ सब्सटेंस एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर एंड फॉर्म, डिस्क्राइब्स थ्योरी ऑफ द 4 एलिमेंट्स फायर, वाटर, अर्थ, एयर। अच्छा, पेपर में आम तौर से जो ये क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से आता है कि किसी भी साइंटिस्ट का नेम मेंशन करने के बाद वो यूँ कह देते हैं राइट देयर 2 कॉन्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, अब 2 कॉन्ट्रीब्यूशंस में इसने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया था। नंबर 1, अगर 2 कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात है तो नंबर 1 कह देंगे प्रोपोज्ड आइडिया ऑफ अ सब्सटेंस एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर एंड फॉर्म। ठीक है, सब्सटेंस का एक आइडिया दिया था कि वो मैटर और जो है उसकी एक फॉर्म है, और उसके बाद जो है थ्योरी डिस्क्राइब की थी 4 एलिमेंट्स की, और 4 एलिमेंट्स क्या हैं, फायर, वाटर, अर्थ और एयर, और इसकी जो ओरिजिन थी वो ग्रीक साइंटिस्ट था ये। ठीक है, सेकंड है 347 से 428, ये सही लिखा हुआ है BC। 347 is the date of birth and 428 is the date of death. BC means before Christ.
क्राइस्ट हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले की जो डेट्स थी यानी उनकी, तो वो उसको हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। प्लेटो साइंटिस्ट का नेम है। और कंट्रीब्यूशन क्या थी? प्रोपोज टर्म एलिमेंट्स एज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक बॉडीज विद पर्टिकुलर शेप, ठीक है। अब एलिमेंट्स का जो है उन्होंने टर्म को प्रपोज किया था, और उसमें एज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक बॉडीज़ विद पर्टिकुलर शेप का मतलब उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बॉडीज़ सबके कॉम्पोजिशंस के हिसाब से उन्होंने एलिमेंट्स का वर्ड प्रपोज किया था कि, और शेप भी बताए थे कि इस तरीके से शेप्स हैं। इनकी भी ओरिजिन जो थी वो ग्रीक थी, ग्रीक साइंटिस्ट हैं। और उसके बाद फिर है हमारे पास 357 to 460, ठीक है। डेमोक्राइटिस प्रपोज द आइडिया ऑफ एन एटम और एन इनडिवाइजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। एटम का आइडिया दिया था जो कि एक इनडिवाइजिबल पार्टिकल है मैटर का, ये हम पढ़ चुके हैं जूनियर क्लासेस में भी, कि एटम जो है वो केमिकली हम उसको ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये भी इनका भी ओरिजिन जो था वो ये भी ग्रीक साइंटिस्ट थे। 721 to 803 AD, आफ्टर डेथ, AD मीन्स आफ्टर डेथ, ठीक है। जाबिर बिन हयान, इनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है उसमें एक तो ये है कि ही इन्वेंटेड एक्सपेरिमेंटल मेथड्स ऑफ नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाइट लाइट, ठीक है। इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन आम तौर से आती है पेपर में, तो फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन जो इनकी ये हो गई। और सेकंड आप ये दे सकते हैं कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स एंड डाइंग क्लोथ्स, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल मेथड्स इन्होंने इन्वेंट किए थे नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वाइट लाइट के, और ये एक मुस्लिम साइंटिस्ट थे। अच्छा, उसके बाद 862 to 930 AD अल राजी प्रिपेयर्ड इथाइल अल्कोहल बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस, ठीक है। इथाइल अल्कोहल को इन्होंने फर्मेंटेशन प्रोसेस के ज़रिए प्रिपेयर किया था। ही वॉज अ मुस्लिम साइंटिस्ट, मुस्लिम थे ये। 973 to 1048 AD अल बैरूनी डिटरमाइंड डेंसिटीज़ ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, इन्होंने मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की डेंसिटीज़ मालूम की थी, मुस्लिम साइंटिस्ट हैं। 980 to 1037 AD इब्न सीना कॉन्ट्रीब्यूटेड इन मेडिसिन्स, फिलोसफी एंड एस्ट्रोनॉमी। अगर इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस आती हैं कि राइट टू कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ इब्न सीना, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं ही कॉन्ट्रीब्यूटेड इन मेडिसिन्स, और सेकंड पॉइंट बना के लिख सकते हैं ही ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड इन फिलोसफी एंड एस्ट्रोनॉमी। ये भी मुस्लिम साइंटिस्ट थे। 1627 to 1691 AD रॉबर्ट बॉयल, अच्छा, इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं ही पुट फॉरवर्ड आइडिया केमिस्ट्री ए सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेचर, डिस्कवर्ड द गैसेस लॉ, ठीक है। इनकी भी दो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं कि इन्होंने जो है आइडिया आगे पेश किया था कि केमिस्ट्री जो है वो बेसिकली एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है नेचर की, एक इसका आइडिया इन्होंने पेश किया था, और दूसरा इन्होंने कहा डिस्कवर की थी गैसेस लॉ को। तो दो इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, ये इंग्लिश साइंटिस्ट थे, ठीक है। इनका ओरिजिन इंग्लिश था। 1728 to 1799 AD जे ब्लैक, इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड की स्टडी की थी, स्कॉटिश थे ये। 1733 to 1804 जे प्रीस्ली डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। अगर इनके आपके कॉन्ट्रीब्यूशन दो आते हैं तो उसको यूँ भी लिख सकते हैं ही डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, नंबर 2 में लिख सकते हैं कि ही ऑल्सो डिस्कवर्ड सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। ही वॉज एन इंग्लिश साइंटिस्ट। उसके बाद 1742 to 1786 स्कील डिस्कवर्ड क्लोरीन, ये जर्मन थे, ठीक। 1731 to 1810 कैवेंडिश डिस्कवर्ड हाइड्रोजन, ब्रिटिश थे। 1743 to 1794 लेवोशियर डिस्कवर्ड दैट ऑक्सीजन इज़ 1/5 ऑफ एयर, उन्होंने ये बात डिस्कवर की थी कि जो हवा के अंदर जो 1/5 पोर्शन है वो ऑक्सीजन का है, ये फ्रेंच साइंटिस्ट थे लेवोशियर। 1766 to 1844 AD जॉन डेल्टन, ठीक है, साइंटिस्ट। ही प्रपोज एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, ही वॉज एन इंग्लिश साइंटिस्ट। 1778 to 1850 गे लुसेक डिस्कवर्ड दैट वाटर इज कंपोज्ड ऑफ 2 parts हाइड्रोजन एंड 1 part ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम, उन्होंने क्या डिस्कवर किया था
कि वाटर जो है वो दो पार्ट्स से मतलब दो चीज़ों से कंपोज्ड हुआ है, और उसके जो दो चीज़ें हैं वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, जिसमें टू पार्ट जो है वो ऑक्सीजन का है, सॉरी हाइड्रोजन का है, और वन पार्ट जो है वो ऑक्सीजन का है बाय वॉल्यूम। ठीक है। और सेकंड चीज़ क्या था उनकी कंट्रीब्यूशन में कि डिस्कवर्ड सेवरल केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर एंड अदर गैसेस, यानी कि उन्होंने बहुत सारी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ एयर की और दूसरे जो गैसेस हैं उसको डिस्कवर किया था। ही वॉज फ्रेंच साइंटिस्ट। 1776 टू 1856 AD एवोगैड्रो। एवोगैड्रो के क्या काम थे? ही प्रपोज्ड एवोगैड्रोस लॉ दैट इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, उसमें उन्होंने कहा था कि भाई एवोगैड्रोस लॉ क्या था कि जो गैसेस के जो इक्वल वॉल्यूम्स होते हैं एक ख़ास कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे, तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके वो भी सब इक्वल होते हैं, और ये इटालियन साइंटिस्ट थे। ठीक है, उसके बाद ये बाकी भी सारे साइंटिस्ट हैं हमारे। चलें इसको रीड कर लेते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि रीड करने से जो स्टूडेंट सुन रहे हैं, देखें एक तो होता है कि हम खुद से रीड कर रहे होते हैं तो वो बात हमारे दिमाग में नहीं बैठ रही होती, मगर जब कोई बोल रहा होता है ना और उसको हम देख भी रहे हैं और उसको सुन भी रहे हैं, लिसन भी कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि वो दिमाग में बात थोड़े अच्छे से बैठ जाती है। अब जैसे एक तो ये कि आप बुक रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी बुक रीडिंग में क्या होता है कि आप लिसनिंग नहीं कर रहे। अब 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 जो बुक रीडिंग आप कर रहे हैं, अब आप बुक को जो देख रहे हैं उसके साथ साथ आप लिसनिंग भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इससे आपकी दो सेंसेस यूज़ हो रही हैं, लिसनिंग की भी और साइट की भी, तो इससे बहुत फ़र्क आता है। उससे वो चीज़ जो है ना आपके माइंड के अंदर अच्छी तरह फोकस हो जाती है। तो इसको हम रीड कर लेते हैं। 1746 टू 1823 AD जैक्स चार्ल्स डिस्क्राइब द गैसेस लॉ। ठीक है, इन्होंने गैसेस लॉ डिस्क्राइब किया था, फ्रेंच थे। 1741 टू 1820 पेटिट determine the classical expression for the molar specific heat capacity of certain chemical elements। इन्होंने क्या किया था कि जो मोलर स्पेसिफिक हीट थे सर्टेन, यानी कि मुख्तलिफ केमिकल एलिमेंट्स के, उसको डिटरमाइन किया था। ये फ्रेंच साइंटिस्ट थे। ठीक है। 1779 टू 1848 AD जे बर्जीलियस और इंट्रोड्यूस्ड सिम्बल्स फार्मूला एंड केमिकल इक्वेशन टू मेक स्टडी मोर सिस्टमैटिक। इन्होंने क्या किया था? सिम्बल्स, फार्मूला और केमिकल इक्वेशंस को इंट्रोड्यूस किया था ताकि जो केमिस्ट्री की स्टडी है वो जो है सिस्टमैटिक वे में हो सके। क्योंकि देखें एलिमेंट्स के सिंबल्स हमारे पास होते हैं तो पूरा पूरा नाम लिखने की बजाय हम उन सिंबल्स को लेते हैं, फिर जब हम केमिकल रिएक्शंस वगैरह शो करते हैं तो उन्हीं सिंबल से हम फिर जो है वो फार्मूला बनाते हैं और फिर उसी से फिर हम केमिकल रिएक्शन कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर उससे इक्वेशंस बनती हैं तो थोड़ा सा ईजी हो जाता है स्टडी करना। ये स्वीडिश थे। 1824 to 1907 AD Mendeleev discovered periodic arrangement of elements। Mendeleev is a famous scientist जिसने periodic table की अरेंजमेंट को डिस्कवर किया था। ये रशियन थे। ठीक है। 1859 to 1927 Arrhenius proposed acid base theory and ions dissociation। ठीक है, दो इनकी जो है वो आप लिख सकते हैं इनकी कंट्रीब्यूशन। ही प्रोपोज्ड एसिड बेस थ्योरी, और नंबर 2 पे लिख सकते हैं ही प्रोपोज्ड आयंस डिसोशिएशन। ठीक, ये स्वीडिश साइंटिस्ट थे। 1791 टू 1867 AD एम फैराडे कंट्रीब्यूटेड टू द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, ये इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की स्टडी में कंट्रीब्यूशन की थी, यानी कि उसमें हिस्सा डाला था कि उसकी स्टडी में उनको उसको पढ़ा था। ठीक है, और जो जो भी साइंटिस्ट उसको उसके ऊपर स्टडी कर रहे थे दो फिनोमिना पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वो उसके साथ उन्होंने भी कोऑपरेट किया था और कंट्रीब्यूट किया था। ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। 1856 टू 1940 जे थॉमसन डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन बाय एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया था। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम अक्सर पढ़ते भी आए हैं,
कि किस तरीके से उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया था एक ट्यूब में एक्सपेरिमेंट करके। ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। 1885 टू 1962 AD नील बोहर proposed a theory for the hydrogen atom based on quantum theory। ठीक है, इन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की थी नील बोहर ने हाइड्रोजन एटम के बारे में, और वो किससे बेस्ड थी? क्वांटम थ्योरी पर। क्वांटम मीन्स जो होते हैं पैकेट होता है, ठीक है, तो उसके ऊपर बेस्ड थी। ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। 1871 टू 1937 AD रदरफोर्ड इन्होंने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थी कि पोस्टुलेटेड द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। न्यूक्लियर स्ट्रक्चर यानी कि एटम का जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर था उसके बारे में पोस्टुलेट्स दी थी उन्होंने। ठीक है, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर मतलब कि किसी भी एटम के जो बीच में सेंटर जो होता है उसका न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर जो है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड चीज़ क्या था? ही डिस्कवर्ड अल्फ़ा एंड बीटा रेस एंड प्रपोज द लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। अल्फ़ा बीटा रेस को इन्होंने डिस्कवर भी किया था, और लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, जो रेडियो एक्टिव डिके होता है उसके लॉज भी इन्होंने ही दिए थे। तो ये 3 कॉन्ट्रीब्यूशन के बन सकते हैं। पोस्टुलेटेड द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। नंबर 2 डिस्कवर्ड अल्फ़ा एंड बीटा रेस। नंबर 3 ही प्रपोज द लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। स्कॉटिश थे ये। 1887 to 1961 स्क्रॉडिंगर proposed quantum mechanical model of atom। ऑस्ट्रेलियन थे ये। ठीक। 1892 to 1987 डी ब्रॉगली proposed hypothesis about wave particle quality duality nature of electron। it's duality not quality। okay, और ये फ्रेंच साइंटिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने हाइपोथेसिस दिया था वेव पार्टिकल डुअलिटी नेचर के बारे में। वेव पार्टिकल डुअलिटी मींस डुअल नेचर जो वेव शो करता था कि इधर वो जो है वो किस उसमें ट्रैवल कर रहा है, तो उसको डुअल नेचर को डुअलिटी बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे आगे इंशाल्लाह। 1894 टू 1974 AD स्टैंड्रा नाथ बॉस proposed फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, जैसे हमने जो है वो इंडियन है ये, और फोर्थ स्टेट जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। तो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था कि एक प्लाज्मा जो है नई स्टेट ऑफ मैटर जो है डिस्कवर हुई है, जो कि गैस से ऊपर की स्टेट है। ठीक है, तो ये जो है स्टैंड्रा नाथ बॉस, ये इंडियन है। 1879 to 1955 AD एल्बर्ट आइंस्टाइन proposed फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। ये जर्मन है। ठीक है, जर्मन साइंटिस्ट इन्होंने फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर डिस्कवर किया था। 1961 अलाइव है, ही इज़ अलाइव राइट नाउ। एरिक कॉर्नेल सिंथेसाइज्ड द फर्स्ट बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अमेरिकन है ये, सिंथेसाइज किया था इन्होंने। ठीक है, द फर्स्ट बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट को। और 1951 ये भी अलाइव है, कॉल्ड वीमेन, और प्रोड्यूस फर्स्ट बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। ठीक है, ये भी अमेरिकन है। ठीक है, ये तो हमने साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस किया, और डिस्कस क्या करना था ये हमने इसको रीड कर लिया और उसको पढ़ लिया ताकि जो है वो माइंड में हमारे ये चीज़ बैठ जाए। अब आ जाते हैं हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन पर कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है। जैसे हमने कहा कि केमिस्ट्री जो है वो ब्रांच है साइंस की जो कि मैटर की हर चीज़ को डिस्कस करती है, इधर वो उसकी प्रॉपर्टी हो, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, फिज़िकल प्रॉपर्टी हो, उसकी कॉम्पोजिशंस हों, उसके रिएक्शंस हों, तो वो सारी स्टडीज़ हम केमिस्ट्री में करते हैं। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज़, कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। केमिस्ट्री ऑल्सो डील्स विद द चेंजेस इन्वॉल्व इन द मैटर। ठीक है, वो ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसकी कॉम्पोजिशन कहते हैं किस किस चीज़ से मिलके कोई चीज़ बनी। जैसे NaCl अगर हम उठा लें, उसकी स्टडी करेंगे तो हम कहेंगे कि NaCl टेबल सॉल्ट सोडियम और क्लोरीन से मिलके बना है, तो ये इसकी कॉम्पोजिशन कहलाएगी। जब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि भाई सोडियम क्लोराइड कैसा है, स्ट्रक्चर वाइज कैसा है, तो हम कहेंगे ये एक क्रिस्टल है, क्यूब है ये। ठीक है ना, क्यूब टाइप की चीज़ है। जब इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, अगर हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हम किसी भी चीज़ को देख के बताते हैं, तो हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देख के बता देंगे कि वो
किस तरह का है सोडियम क्लोराइड। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो कि हम उसको केमिकली रिएक्ट करके बताते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम बता देंगे कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, सॉल्युबल है वाटर के अंदर, तो उसका टेस्ट बता देंगे। ठीक है, टेस्ट वगैरह तो आपका फिज़िकल में आ जाएगा कि उसका टेस्ट कैसा है। और केमिकल में जैसे इस तरह की चीज़ें हैं कि उसका रिएक्शन जो होता है वो किसी चीज़ से हो रहा है या उन सब चीज़ों को हम केमिकल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर कह दिया, और जब सॉल्युबल इन वाटर होता है तो वो क्या चीज़ प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस कर ली कि एसिड बेस बनता है वो। उसके बाद इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, यानी हमारी डेली लाइफ के अंदर केमिस्ट्री की क्या इम्पोर्टेंस है, केमिस्ट्री कैसे रोल प्ले कर रहा है कि हमारी डेली लाइफ के अंदर, जिसमें हम कहते हैं कि हमारी डेली लाइफ में जो है हम जो है कुकिंग से लेकर वॉशिंग तक, या जो है अगर हमारे घरों में गार्डन है तो उसमें फर्टिलाइज़र्स यूज़ हो रहे होते हैं, या हमारे घर है उसमें पेंट हो रहा है तो वो केमिस्ट्री है। इसी तरीके से अगर फार्म में चले जाएँ तो वहाँ पे पेस्ट्स हो रहे हैं तो वो पेस्टिसाइड्स जो हैं वो हम केमिस्ट्री के अंदर ही पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से सर्फ़ है, सोप्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये सारे केमिकल्स हैं जो कि हम केमिस्ट्री में ही पढ़ रहे होते हैं सबके बारे में। तो किस तरीके से केमिस्ट्री हमारी डेली लाइफ में यूज़फुल है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इम्पोर्टेंस है, तो वो सारी चीज़ें हम जो है वो इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, आवर प्लैनेट अर्थ हैज़ ओनली लाइफ इन द ऑल प्लैनेट ऑफ यूनिवर्स ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ वाटर। कह रहे हैं कि हमारी जो प्लैनेट है अर्थ, उसके अंदर सारे जितने भी यूनिवर्स के प्लैनेट्स हैं उसमें सिर्फ अर्थ के अंदर जो है लाइफ एग्जिस्ट करती है, यानी ज़िंदगी मौजूद है। सिर्फ इसके रीज़न क्या है कि अर्थ के अंदर वाटर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ द वाटर इज़ बेसिक नीड टू ह्यूमन एनिमल्स एंड प्लांट्स। और वाटर इसका मतलब कि हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एक अल्लाह की तरफ से एक केमिकल हुआ, और ये जो है हमारे हर लिविंग ऑर्गेनिज़म की नीड है, बेसिक नीड है। ह्यूमंस हैं या एनिमल्स हैं या फिर प्लांट्स है, इनमें से कोई भी चीज़ बगैर वाटर के सर्वाइव नहीं कर पाती। ठीक है, द केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस इन ह्यूमन एनिमल्स एंड प्लांट्स। Disorder in these reactions may cause different diseases which may be overcome with the help of chemistry. अब बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस वाटर की वजह से हमारे अंदर हो रहे होते हैं, या दूसरे केमिकल रिएक्शंस जो हमारे अंदर हो रहे होते हैं, जैसे कि हमारे अंदर जो है वो बाइल जूस प्रोड्यूस हो रहा होता है, HCl होता है, वो खाने को जो है वो गलाता है। तो अगर इन रिएक्शंस के अंदर डिसऑर्डरनेस हो जाए, सही से प्रॉपर्ली रिएक्शंस, यानी कि ये केमिकल अंदर नहीं पैदा हो पा रहे, जैसे इंसुलिन है, ठीक है, अगर केमिकल कोई सही से नहीं प्रोड्यूस हो पा रहा तो ये एक डिसऑर्डरनेस होती है रिएक्शंस की। तो इससे क्या होता है कि डिफरेंट डिजीज़ेज़ बॉडी के अंदर हो जाती हैं। लाइक अगर किसी के अंदर इंसुलिन का प्रॉब्लम हो गया तो उसकी शुगर फ्लक्चुएट करेगी। ठीक है, किसी का HCl सही से नहीं बन रहा तो खाना नहीं गलेगा। ठीक, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारी बॉडी के अंदर कॉन्टीन्यूसली हो रही हैं, और विच में भी ओवरकम विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो केमिस्ट्री की हेल्प से हम उस पर काबू पा सकते हैं। ठीक है, द रोल ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ इज़ अनएवॉइडेबल फैक्ट। अनएवॉइडेबल फैक्ट का मतलब इससे हम बच नहीं सकते, ये हमारी डेली लाइफ की एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, और अब इसको पढ़ लेते हैं लाइन वाइज। कुकिंग, ईटिंग एंड डाइजेशन ऑफ फूड आर प्योरली केमिकल प्रोसेस। कुकिंग जो कर रहे हैं, ईटिंग है और डाइजेशन ऑफ फूड हो रहा है, सब केमिकल प्रोसेस हैं। हाउ, कुकिंग के अंदर हम मुख्तलिफ ऑयल ले रहे हैं, ऑयल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है वो डिफरेंट जो मसाले यूज़ कर रहे हैं वो सारे जो हैं केमिकल्स हैं सब, जैसे सॉल्ट है, ठीक है, स्पाइसेस हैं। इसी तरीके से अब उसको खा रहे हैं हम, और खाने के दौरान जो है वो किस तरीके से हमारे मुंह में से सलाइवा निकल रहा है, और सलाइवा जो है वो हमारा जो भी निवाला होता है, जो खाना होता है उसके साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है। फिर वो खाना जब अंदर जाता है, अब डाइजेशन ऑफ फूड जो हो रही है उसके अंदर जो मुख्तलिफ़ केमिकल्स हैं वो यूज़ हो रहे हैं, लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह।
तो ये सारा केमिकल प्रोसेस है। अच्छा, केमिकल की स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक है, CHEMICAL, ठीक है। नंबर 2, कंस्ट्रक्शन, क्लीनिंग एंड वॉशिंग ऑफ आवर होम्स आर डिपेंडेबल ऑन केमिस्ट्री। अगर घर कहीं बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, कहीं सफाई करनी है, वॉशिंग करना है, ये सब केमिस्ट्री पे डिपेंड कर रहा होता है। हाउ, कंस्ट्रक्शन में सीमेंट यूज़ हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद पेंट्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें केमिकल कंपाउंड्स हैं। क्लीनिंग में जो है हमारे पास फ़िनाइल है या सर्फ है, सब केमिकल कंपाउंड्स हैं। वॉशिंग में जो है हमारे पास जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, डिटर्जेंट्स वगैरह, ठीक है ना, सोप्स हैं, तो ये सब केमिकल कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं सारे। The production of fertilizers, glass, plastic, synthetic fiber, polymer, ceramics, petroleum products, soaps and detergents are based on chemistry. जो फर्टिलाइज़र्स बन रहे हैं, ग्लास बन रहे हैं, प्लास्टिक सिंथेटिक फाइबर बन रहे हैं, या पॉलीमर्स हैं जो थैलियाँ वगैरह होती हैं ना, ये सेरेमिक्स हैं, ये जो आपके टाइल्स वगैरह होते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, सोप्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं, सर्फ वगैरह, ये सब के सब किस पे बेस कर रही हैं? केमिस्ट्री पे। द डिजीजेस ट्रांसमिटेड थ्रू इम्प्योर ड्रिंकिंग वाटर एज कॉलेरा, टाइफाइड, डिसेंट्री, स्किन एंड आई इन्फेक्शंस कैन बी कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ क्लोरीन। ट्रीटमेंट टू किल द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन प्योर वाटर, ठीक है। और बहुत सारी जो डिजीज़ हमारे अंदर पैदा हो रही होती हैं गंदा पानी पीने की वजह से, उसमें कॉलेरा की एक डिज़ीज़ है, टाइफॉइड है, डिसेंट्री है, ठीक है। उसके बाद स्किन की डिजीज़ हैं, आई इन्फेक्शंस हैं। तो ये सारी की सारी जो है, अगर हम पानी में क्लोरीन ड्रॉप्स डाल दें, तो क्लोरीन ट्रीटमेंट की वजह से क्या होता है कि ये पैथोजेनिक ऑर्गेनिज़म्स किल हो जाते हैं और हमें बिल्कुल प्योर वाटर मिलता है, ठीक है। द क्लोरीन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल विच यूज्ड कमर्शियली टू प्रोड्यूस मोर देन 1000 कंपाउंड्स which are used in chemical industry as bleaching agent, disinfectants, solvents, pesticides, refrigerants, PVC. PVC is the abbreviation of polyvinyl chloride, ठीक है। ये अक्सर उसमें आता है MCQs में कि PVC is the abbreviation of dash, तो P for poly, V for vinyl and C for chloride. And drugs are miracles of chemistry, ठीक है। क्लोरीन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट केमिकल है जो कि कमर्शियल बेस पे भी यूज़ हो रहा होता है, और उससे हम क्या करते हैं, ब्लीचिंग एजेंट्स बनाते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स का मतलब होता है ऐसी मेडिसिन जो वो उसको जर्म्स को मारने वाली होती हैं, ठीक है। सॉल्वेंट्स बनाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, पेस्टिसाइड्स बनाते हैं, रेफ्रिजरेट्स हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, और मुख्तलिफ़ दूसरे ड्रग्स हैं। ये सब चीज़ें जो हैं हम केमिस्ट्री में ही पढ़ रहे होते हैं, तो हम इसको कह रहे हैं कि आर द मेरिकल्स ऑफ केमिस्ट्री। अब ये है टेस्ट योर सेल्फ, आइडेंटिफाई एंड लिस्ट ऑन द केमिस्ट्री इन योर होम, ठीक है। ये आप ख़ुद से देख लें कि आपके इर्द गिर्द जो घर में चीज़ें हैं, तो उसमें जो है आपके घर में केमिस्ट्री कहाँ तक यूज़ हो रही है। और सेकंड है हाउ यू कैन रिलेट लिविंग थिंग्स विद केमिस्ट्री, लिविंग थिंग्स को आप केमिस्ट्री से कैसे रिलेट करेंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, ठीक है। अब इसमें मैं कुछ MCQs पूछती हूँ। आवर प्लैनेट अर्थ हैज़ ओनली लाइफ इन ऑल द प्लैनेट्स ऑफ यूनिवर्स ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ डैश, ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ वाटर, ठीक है। द डैश इज़ बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट्स, वाटर। अच्छा, उसके बाद एक और MCQ बन सकता है, द रोल ऑफ डैश इन डेली लाइफ इज़ एन अवॉइडेबल फैक्ट, द रोल ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। PVC का मैंने बता दिया। उसके बाद ये भी बन सकता है एक कि द क्लोरीन ट्रीटमेंट इन वाटर इज़ यूज टू किल द डैश ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन प्योर वाटर। तो क्लोरीन ट्रीटमेंट जो है वाटर में क्यों यूज़ हो रहा है, टू किल द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, ताकि प्योर वाटर हमें मिल सके, ठीक है। तो ये तो हमने इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री डिस्कस किए हैं। ये हमारे पास डायग्राम के ज़रिए कुछ समझाया है कि सॉल्ट्स इन सोसाइटी,
सॉल्ट किस तरीके से सोसाइटी में यूज़ हो रहा है, फोटोग्राफी, सिल्वर सॉल्ट्स, ठीक है। फूड प्रिजर्वेटिव्स में सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सिट्रेट। उसके बाद केमिकल्स के अंदर सोडियम क्लोराइड इन इंडस्ट्री, फूड फ्लेवरिंग के अंदर सोडियम क्लोराइड जो कि टेबल सॉल्ट भी होता है, और फर्टिलाइज़र्स इन एग्रीकल्चर, इसमें अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट वगैरह हैं, ठीक है। उसके बाद मेडिकल यूजेस के अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस है जो कि कैल्शियम सल्फेट है, ठीक है। ये डिफरेंट वो बताए हैं कि अच्छा ये बात आपको पता है या नहीं, मैं बता दूं, जितने सल्फेट्स होते हैं, क्लोराइड्स होते हैं, ये सब सॉल्ट्स होते हैं, नाइट्रेट्स होते हैं, ये सब सॉल्ट्स होते हैं। अब अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम नाइट्रेट है, कैल्शियम सल्फेट है, और जितने क्लोराइड्स होते हैं, ठीक है, सोडियम क्लोराइड है, तो ये जितने भी सॉल्ट्स होते हैं ना, ये सल्फेट्स, क्लोराइड्स वगैरह सब सॉल्ट्स होते हैं, नाइट्रेट, ठीक है। कभी इस तरह से लिखा है कि NaNO3, तो MCQ में आ जाए कि दिस इज़ सॉल्ट और बेस, ठीक है, और एसिड, इस तरह से आ जाए तो आप देख लें कि नाइट्रेट लिखा हुआ है तो हम कह देंगे कि ये सॉल्ट है, ठीक है। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, एज वी नो डेट केमिस्ट्री इज सर्विंग ह्यूमैनिटी एवरीवेयर इन आवर एनवायरनमेंट। ड्यू टू इट्स वाइड स्कोप केमिस्ट्री इज डिवाइडेड इन फॉलोइंग मेन ब्रांचेस, ठीक है। अब ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में थोड़ा सा एक दो लाइन लिखी है कि हमें पता है कि हमारे एनवायरनमेंट में केमिस्ट्री किस तरीके से जो है, ह्यूमैनिटी का मतलब ये है कि किस तरीके से लोगों के लिए आसानियाँ पहुंचा रही है, ठीक है, इंसानों के लिए, तो उसको कह रहे हैं सर्विंग ह्यूमैनिटी। और उसकी वजह से, अपने वाइड स्कोप की वजह से केमिस्ट्री जो है वो मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड हुई हुई है, ठीक है। इसमें फ़िज़िकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल, न्यूक्लियर, एनवायरमेंटल, एनालिटिकल, मेडिसिनल, क्वांटम, ग्रीन केमिस्ट्री, ठीक है। तो फ़िज़िकल केमिस्ट्री जो है बेसिकली वो केमिस्ट्री है जिसमें हम किसी भी चीज़ की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, और फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो मैटर के अंदर जो भी चेंजेस हो रही हैं फ़िज़िकल रेफरेंस से, ठीक है, या उसकी कॉम्पोजिशन है, तो वो सब चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, और वो पढ़ रहे होते हैं कि किसी मैटर के बारे में कि इसके लॉज क्या हैं, इसके प्रिंसिपल क्या हैं, तो वो सारी चीज़ें हम फ़िज़िकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद रिलेशन बिटवीन कॉम्पोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर with the changes in them. It deals with the laws and principles governing the combination of atoms and molecules in chemical reactions. अब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है एटम में, ठीक है, अब वो उस केमिकल रिएक्शन के होने से पहले कुछ लॉज दिए होंगे, कुछ प्रिंसिपल्स दिए होंगे, या उसके होने के बाद कुछ लॉज बनाए होंगे लोगों ने, जब केमिकल रिएक्शन यानी एक्सपेरिमेंट करने के बाद कुछ प्रिंसिपल्स दिए होंगे, तो ये सब चीज़ें हम फिज़िकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन कंपाउंड्स के बारे में होती है, उसकी स्टडी के बारे में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड्स पढ़ते हैं, दूसरे कंपाउंड्स नहीं पढ़ते, ठीक है। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, यानी देयर डेरिवेटिव्स का मतलब जो हाइड्रोकार्बन से निकले हुए जो हैं और कंपाउंड्स, उनके बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, कॉम्पोजिशन, रिएक्शंस एंड प्रिपरेशन ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स विच इंक्लूड हाइड्रोकार्बन्स एक्सेप्ट ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स एंड साइनाइड्स, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन्स जिसमें होते हैं, जिसमें कह रहे हैं कि ऑक्साइड्स नहीं होते, कार्बोनेट्स नहीं होते, बाइकार्बोनेट्स और साइनाइड्स नहीं होते, इसके अलावा जो है वो हाइड्रोकार्बन्स में पूरे होते हैं। अच्छा, गैसोलीन, प्लास्टिक, डिटर्जेंट्स, डाइज, फूड एडिटिव्स, नेचुरल गैस, मेडिसिन्स आई स्टडीड इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सब चीज़ें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम डील करते हैं, उनको पढ़ते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री जो हाइड्रोकार्बन्स के अलावा जो केमिस्ट्री होती है, जो चीज़ें हम पढ़ रहे होते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड द कंपाउंड एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स।
दीज कंपाउंड्स आर जनरली obtained फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब ये कंपाउंड्स मिलते कहाँ से? आमतौर से ऐसे ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं। इट इज़ एप्लीकेबल इन ऑल एरियाज ऑफ केमिकल इंडस्ट्री। अब बता रहे हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, कहाँ कहाँ इसका यूज़ है। तो ये जितनी भी केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं उनके हर एरियाज़ के अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो एप्लीकेबल है, सच एज़ ग्लास, सीमेंट, सेरेमिक्स एंड मेटलर्जी वगैरह। ठीक है। बायोकेमिस्ट्री, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो वो केमिस्ट्री जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो केमिकल चेंजेस हो रही हैं उसके बारे में डील कर रही हो तो उसको हम कहेंगे बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द कंपाउंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देयर मेटाबॉलिज्म and synthesis in the living body such as carbohydrates, proteins and fats। देखिए मेटाबॉलिज्म जो होता है वो तोड़ फोड़ जो हो रही होती है ना उसको कहते हैं। बॉडी के अंदर जो चीज़ें टूट फूट रही हैं, सेल्स का, एक सेल का टूटना दो सेल्स के अंदर, ठीक है। जैसे एक सेल का न्यूक्लियस जो होता है वो टूटता है तो दो सेल्स बन जाते हैं। जब दो सेल्स के दोनों न्यूक्लियस टूटते हैं तो चार सेल्स बन जाते हैं, जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है। ठीक है। इसी तरीके से जो एडिशन हो रही है केमिकल्स की और नई चीज़ बन रही है, तो जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स का टूटना बनना, प्रोटीन्स का टूटना बनना, फैट्स का, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं। तो ये सब हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। बायोकेमिस्ट्री हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ लिविंग थिंग्स ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड। बायोकेमिस्ट्री हमें बात समझाती है कि किस तरीके से जो है वो लिविंग थिंग्स फूड से एनर्जी हासिल करते हैं। It tells that how disorder or deficiency of these molecules causes diseases। और ये भी बता रहे हैं कि अगर इन चीज़ों की डिसऑर्डरनेस हो जाए या इसकी कमी हो जाए तो किस तरीके से जो है ये बायोमोलिक्यूल्स की यानी कि डेफिशिएंसी और डिसऑर्डरनेस की वजह से किस तरीके से इंसान के अंदर बीमारियां पैदा होती हैं। दिस ब्रांच इज़ यूज़फुल इन मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड फूड साइंसेस। अब ये ब्रांच जो है वो कहाँ का यूज़ होती है? मेडिसिन में, एग्रीकल्चर और फूड साइंसेस में। ठीक है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जैसे हमें नेम से पता चल रहा है कि वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री होगी जिसके अंदर हम डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे जो कि इंडस्ट्रीज़ में हो रहे हैं और उसके ज़रिए हम मुख्तलिफ़ चीज़ें बना रहे हैं। ठीक है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन द केमिकल इंडस्ट्रीज़। वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसके अंदर हम मुख्तलिफ़ केमिकल प्रोसेस पढ़ रहे हैं और वो केमिकल इंडस्ट्री में जो हो रहे हैं। अब वो प्रोसेसेस के ज़रिए क्या हो रहा है, क्या बना रहे हैं हम? फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक प्रोडक्ट्स लाइक फर्टिलाइज़र्स। तो उसके ज़रिए जो है हम मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जैसे कि फर्टिलाइज़र्स, खाद वगैरह होती है ये, ग्लास, सीमेंट, मेडिसिन्स, इसको हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री बोलते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री है जो कि हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें डिके हो रहा होता है मुस्तकिल, जिसकी वजह से उनके अंदर से हल्की सी लाइट निकल रही होती है। ठीक है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज़। ठीक है। वो रेडियो एक्टिविटी के फिनोमिना पढ़ते हैं। रेडियो एक्टिविटी क्या चीज़ है? जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के अंदर से जो मुस्तकिल डिके हो रहा होता है ना, तो डिके होने की वजह से उसमें तो हल्की सी लाइट होती है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में। तो वो जो हम रेडियो एक्टिविटी पर का फिनोमिना पढ़ रहे होते हैं या न्यूक्लियर प्रोसेसेस जो हो रहे होते हैं वो पढ़ रहे होते हैं या उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे होते हैं, तो वो सब हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर वाइडली यूज्ड इन मेडिसिन एज डायग्नोस्टिक टूल्स एंड एज अ मीन्स ऑफ ट्रीटमेंट स्पेशली फॉर कैंसर, preservation of food and generation of electric power थ्रू न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स। अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ है? मेडिसिन्स में इसका यूज़ है कि ये डायग्नोस्टिक टूल्स का मतलब इस तरह के रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इस तरह के टूल्स के तौर पे हम यूज़ करते हैं जिससे हम किसी भी डिज़ीज़ के बारे में जान सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। जैसे कि कैंसर के बारे में। ठीक है। या हम फूड प्रिज़र्व कर सकते हैं, यानी कि फूड प्रिज़र्व करने का मतलब ये होता है कि सड़ने से बच जाए फूड। सही है। और इलेक्ट्रिक पावर कैसे जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है, बिजली कैसे बन सकती है, ठीक है, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स के ज़रिए। तो वो सारी चीज़ें हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं।
इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री होती है जिसके अंदर हम जो इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद जितने प्लांट्स एनिमल्स वगैरह हैं उनका जो इंटरेक्शन है केमिकल मटेरियल से, ठीक है। और